नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 10th लेसन पढ़ रहे थे। 10th लेसन का ग पार्ट हम पढ़ रहे थे, संसाधन, उपलब्धता और प्रबंधन। बच्चों, इस लेसन के अंदर हमने समय प्रबंधन क्या है इसके बारे में पढ़ा। समय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में भी हमने पढ़ा, और समय प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में भी हमने पढ़ा। और समय प्रबंधन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का अध्ययन भी हमने किया था। और समय प्रबंधन की गतिविधि और उनके विभिन्न चरणों के बारे में भी अध्ययन किया, और समय प्रबंधन की विभिन्न स्थितियों के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। और हमने सीखा कि किस तरीके से हम अपने टाइम मैनेजमेंट को व्यवस्थित करके उसमें सुधार करके हम समय के साथ चल सकते हैं और समय का सदुपयोग कर सकते हैं, समय का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग कर सकते हैं और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए इस लेसन के अंदर हमें बहुत कुछ सीखने मिला है बच्चों, क्योंकि हम टाइम मैनेजमेंट कभी नहीं जानते और हम बस ऐसे ही अपने जीवन को जो है बिताए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। हमें कोई मालूम नहीं है कि हमें किस तरीके से जीना चाहिए। तो ये लेसन हमें बहुत कुछ सिखा गया बच्चों, कि हमें किस तरीके से अपनी दिनचर्या को बनाना चाहिए, किस तरीके से सुबह हमें जो है जल्दी उठना चाहिए, रात को हमें प्लानिंग करके सोना चाहिए, और सुबह से लेकर शाम तक हमें अपने कार्यों को, जो भी कार्य हम करते हैं उनको हमें मन लगा करके व्यवस्थित तरीके से समय पर करना चाहिए, है ना। तो एक बहुत अच्छी आदत इस लेसन से हमारे अंदर डेवलप हो गई है, और अब हमें पूरा विश्वास है कि हम समय का बहुत ही अच्छे ढंग से सदुपयोग करेंगे। और अब हमारे पास एग्ज़ाम के लिए भी बहुत कम समय बचा है। इधर कोविड-19 चल रहा है, तो हमारे स्कूल जो है वैसे तो बंद है, हम स्कूल नहीं जा पा रहे, बाहर नहीं निकल पा रहे, है ना। तो हमें ऐसे में हमें अपने आप को सेफ भी रखना है और अपनी पढ़ाई भी पूरी तरीके से करनी है ना। तो हम किस तरीके से अपनी पढ़ाई करें, यदि हम टाइम मैनेजमेंट बना करके, यानी कि हम प्लानिंग करके और प्लानिंग से यदि हम तैयारी करेंगे और पढ़ाई करेंगे, अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाएंगे, तो हम इस समय भी ऐसी परिस्थितियों के अंदर भी हम अच्छे से पढ़ाई करके और एग्ज़ाम होने पर अच्छे से प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे और अच्छे अंकों से पास भी हो पाएंगे। तो मेरा पूरा विश्वास है बच्चों कि इस लेसन के अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और आपने भी ज़रूर सीखा ही होगा, और नहीं सीखा है तो आप ज़रूर सीखें और ज़रूर इन आदतों को अपने जीवन में अपनाएं। प्लानिंग करके सोएं और सवेरे जल्दी उठें, समय पर अपना कार्य करना सीखें और समय के साथ चलें, और अपने किसी भी कार्य को करने के लिए पूरा मन से और व्यवस्थित तरीके से, सुंदर तरीके से उस कार्य को एक कुशलता के साथ, जो है कौशल के साथ हम उस कार्य को संपन्न करें, ताकि हम उस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकें और एक अच्छा जीवन जी सके, एक अच्छे व्यक्ति हम बन सके, एक अच्छे इंसान हम बन सकें। तो बच्चों, ये तो हमने टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखा था। आज हम बच्चों पढ़ेंगे प्लेस मैनेजमेंट, यानी कि स्थान प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, है ना। किस तरीके से हम मकान बनाते समय किस तरीके से उसकी योजना बनाएं, किस तरीके से हमारे घर के अंदर क्या क्या चीज़ें कहाँ किस जगह होनी चाहिए, तो इसका भी हमें प्रबंधन करना आना चाहिए। और यानी कि स्पेस मैनेजमेंट करना भी हमें आना चाहिए, ताकि हम इजीली अपने हर कार्यों को कर सकें। तो चलते हैं बच्चों, बुक क्या कहती है। आज हम पढ़ेंगे प्लेस मैनेजमेंट। हाँ, तो बच्चों हम चलते हैं स्थान प्रबंधन। देखो बच्चों, घर पर और घर से बाहर और कार्यस्थल पर विभिन्न गतिविधियां चलाने के लिए लोग स्थान का उपयोग करते हैं। लोग क्या, हम भी करते हैं, विभिन्न कार्यों को करने के लिए, विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए हम स्थान का उपयोग करते हैं। अब हमने ये देखा है कि यदि उत्तम डिज़ाइन वाला कमरा, अच्छी डिज़ाइन वाला कमरा हमको खुलेपन का एहसास कराता है, और जबकि वैसे ही उसी प्रकार का बना हुआ कमरा यदि सुव्यवस्थित नहीं हो तो दिखने में बहुत छोटा लगता है, अस्तव्यस्तता प्रतीत होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम घर के अंदर सभी जितने भी सामान हैं हमारे घर के अंदर, यदि हम उनको व्यवस्थित तरीके से प्लेस पर रखेंगे, उनकी सबकी एक प्लेस बनाएंगे, तो हमारा घर साफ सुथरा और सुंदर लगेगा।
और यदि एक घर ऐसा है जहाँ पर कपड़े बिखरे पड़े हैं, बर्तन बिखरे पड़े हैं, है ना, और बिस्तर पड़े हैं बेड के ऊपर, झाड़ू किधर पड़ी है ना, बाल्टियाँ किधर रखी है, तो वो घर क्या व्यवस्थित लगेगा, चाहे ना वो कितना भी बड़ा हो, है ना। कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्थान हो, यदि हम उसे सुव्यवस्थित ढंग से रखते हैं या उसके अंदर प्रत्येक चीज़ की एक व्यवस्थित प्लेस बनाते हैं, तो वो कमरा चाहे छोटा हो तो भी हमें बड़ा लगेगा, और एक बड़ा कमरा है और वो यदि व्यवस्थित नहीं है, उसके अंदर सामान बिखरा पड़ा है, तो वो हमें व्यवस्थित नहीं लगेगा, है ना। तो बच्चों, इसके साथ ही बच्चों हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम मकान बनाएं तो मकान बनाने से पहले स्थान का नियोजन यानी कि उसका प्लानिंग करें कि हमारे पास कितना प्लेस है, उस प्लेस के अंदर हम कैसा घर बनाना चाहते हैं, हमारा बजट कितना है। इसके साथ साथ हमें योजना बनानी चाहिए कि हमें कितने रूम बनाने हैं, किचन बनाना है और वॉशरूम बनाना है, टॉयलेट बनाना है, मंदिर बनाना है ना, तो गैरेज बनाना, हम किस तरीके से स्थान का नियोजन करेंगे, इसका प्लानिंग करेंगे। तो योजना के अनुसार यदि उसकी व्यवस्था की जाए और फिर उसका उपयोग किया जाए उसके अनुसार, तो हम कह सकते हैं कि वो जो मकान बनेगा या जो भी प्लेस हम बनाने जा रहे हैं, जो भी स्थान हम बनाने जा रहे हैं, वो एक सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। हाँ, तो बच्चों, स्थान प्रबंधन इसमें शामिल है, जैसे कि प्लेस का मैनेजमेंट हम किस तरीके से करें। सबसे पहले हमारे पास जो स्थान है उसकी हम प्लानिंग करें और अच्छी सी योजना बनाएं, है ना। और योजना बना करके हम जो है कितने प्लेस पर किचन कैसा बनाना चाहते हैं, रूम्स कैसे बनाना चाहते हैं, वॉशरूम हमारे कैसे होने चाहिए, पूजा घर हमारा कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ों की योजना बना करके और फिर हम जब मकान बनाते हैं तो वो मकान जो होगा सुंदर तो होगा ही, सुप्रबंधित तो होगा ही, साथ साथ वो हमें आरामदायक भी होगा और दिखने में आकर्षक भी लगेगा। तो हमें व्यवस्थित तरीके से प्लेस मैनेजमेंट भी आना चाहिए, है ना। किसी भी स्थान का यूज़ हमें किस तरीके से करना है वो भी हमें आना चाहिए, और उसको करने के लिए हमें सबसे पहले योजना बना करके फिर वहाँ पर मकान जो है वो बनाना शुरू करना चाहिए। तो योजनाबद्ध तरीके से कोई भी कार्य करेंगे तो हम उसके अंदर सफल होते हैं। अब देखिए बच्चों, स्थान और घर यानी कि जैसे बैठना है, सोना है, पढ़ना है, खाना बनाना है, नहाना है, धोना है, मनोरंजन है आदि घर में की जाने वाली प्रमुख गतिविधियाँ होती हैं। अब घर के अंदर हम कौन कौन से कार्य करते हैं, यही सारे कार्य करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, मनोरंजन करते हैं, है ना। तो इसमें से प्रत्येक गतिविधि और उनसे संबंधित क्रियाओं को चलाने के लिए घर के अंदर जो है प्राय विशिष्ट क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। यदि हमें पढ़ना है तो उसके लिए हमारे लिए एक स्टडी रूम भी होना चाहिए, सोना है तो बेडरूम होना चाहिए, मनोरंजन के लिए एक बड़ा हॉल होना चाहिए, एक रूम होना चाहिए बड़ा खुला, जिसके अंदर सभी साथ बैठ सके, बातें कर सके, मनोरंजन कर सके, टीवी देख सके, है ना। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं पूजा के लिए अलग से पूजा घर होना चाहिए, जहां हम बैठ करके शांति से भगवान का नाम ले सकें, है ना। तो यदि हम प्लानिंग से कार्य करेंगे तो हम प्लानिंग से यदि हम घर बनाएंगे तो वो बड़ा ही सुंदर और व्यवस्थित होगा और हमें खुशी देने वाला होगा, आकर्षक भी होगा, आरामदायक होगा। जहाँ भी स्थान उपलब्ध हो, इन गतिविधियों को चलाने के लिए विशिष्ट कमरों का निर्माण किया जाए। तो हम विशिष्ट प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए विशिष्ट प्रकार के जो है प्लेस बनाते हैं, उसकी योजना बनाते हैं। अधिकांश शहरी और मध्यम वर्गीय घरों के अंदर एक बैठक होती है, एक शयन कक्ष होता है, वही हो गया, यानी कि एक बैठक यानी एक ड्राइंग रूम, शयन कक्ष यानी एक बेडरूम, एक किचन और एक हमारा स्टोर रूम, एक हमारा बाथरूम और एक टॉयलेट और एक बरामदा। ये तो हमारे कॉमन है जो कि हमें आवश्यकता इनकी होती ही है ना। यदि हमारे पास प्लेस बड़ा है तो हम गैरेज भी बना सकते हैं, हम गार्डन भी बना सकते हैं, है ना। आया समझ में। बाकी कॉमन ये चीज़ें तो हमारी होनी ही चाहिए। तो घर बनाने से पहले हमें सबसे पहले उसका प्लान करना चाहिए, फिर हमें घर बनाने के लिए उसको डिज़ाइन करना चाहिए, शुरू करवाना चाहिए। अब देखिए, इसके अलावा कुछ घरों में अतिरिक्त कमरे भी हो सकते हैं। कुछ जो घर है उसके अंदर अतिरिक्त कमरे भी होते हैं, जैसे कि डाइनिंग स्पेस अलग से होता है या स्टडी रूम अलग से होता है, या फिर बच्चों के लिए मनोरंजन कक्ष अलग होता है ना। और कई जगह पर जो है ड्रेसिंग रूम अलग होता है ना, और गेस्ट रूम अलग होता है।
बच्चों का जो है छोटे बच्चों का कमरा अलग होता है, गैराज होता है स्कूटर और कार रखने के लिए, है ना, सीढ़ियाँ और गलियारे होते हैं अलग से, पूजा घर भी होता है, बगीचा भी होता है, बालकनी भी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जैसा स्थान है, जैसा प्लेस है, जैसा स्पेस है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी योजना बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्लेस तो बहुत छोटा है, स्पेस तो बहुत छोटा है, मकान प्लॉट बहुत छोटा है, लेकिन उसके अंदर हम सारी चीज़ें बनाना चाहते हैं तो वो व्यवस्थित नहीं बनेगा। आया समझ में? यदि स्पेस हमारे पास छोटा है, प्लॉट छोटा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो आवश्यकता अनुसार ही प्लेस उसके अंदर निर्धारित करेंगे। जैसे एक बेडरूम है, एक किचन है ना, एक हॉल है और टॉयलेट बाथरूम है ना, और एक पूजा घर है ना। कॉमन चीज़ ये है जो कि आवश्यकता अनुसार है हमारे। और यदि हमारे पास प्लॉट बड़ा है तो हम उसके अंदर अलग से डाइनिंग कक्ष बना सकते हैं, है ना, और ड्रेसिंग रूम बना सकते हैं, और गेस्ट रूम बना सकते हैं, है ना, स्टडी रूम अलग से बना सकते हैं, गैरेज बना सकते हैं, गार्डन भी बना सकते हैं। तो प्लेस के अकॉर्डिंग हमको योजना बनानी आनी चाहिए, हमारा बजट भी उसके साथ एफर्ट करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को ध्यान रख के हमें जो है वो अपना जो है प्लेस मैनेजमेंट करना सीखना है ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अपने घर में विभिन्न कमरे हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं, उनमें से प्रत्येक में चलाई जाने वाली गतिविधियों की एक सूची आपको बनानी है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है किचन, तो किचन के अंदर हम क्या करते हैं, फूड मेकिंग का कार्य करते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से बाथरूम, तो हम यहाँ पर नहाने का कार्य करते हैं, कपड़े धोने का कार्य करते हैं। फिर है बेडरूम, यहाँ पर हम सोने का कार्य करते हैं। फिर है यहाँ पर ड्रेसिंग रूम, जहाँ पर हम तैयार होते हैं। फिर है डाइनिंग रूम, जहाँ पर हम भोजन करते हैं। इस तरीके से आपको अपने घर के अंदर जितने भी कक्ष हैं उन सभी के नाम लिखने हैं, और फिर उनके अंदर आप क्या क्या कार्य करते हो, कौन कौन सी गतिविधि करते हो, वो आपको लिखनी है, ताकि आपको प्लेस मैनेजमेंट करना आ जाए, स्पेस मैनेजमेंट करना आ जाए कि हमारा बजट कितना है, हमारे पास प्लॉट कितना है, हमारी योजना किस प्रकार की है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना मकान डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, स्थान नियोजन के सिद्धांत क्या होते हैं। स्थान के इष्टतम उपयोग के लिए, यानी कि प्लेस का या स्पेस का अधिकतम उपयोग, ये पहले भी वर्ड आ चुका है हमारे, इष्टतम। इष्टतम का मतलब है अधिकतम उपयोग। तो किसी भी स्थान का अधिकतम उपयोग करने के लिए हम क्या करना होगा, उसकी योजना बनानी होगी। किसी भी कार्य को अच्छा करना है तो योजना बना के कार्य करेंगे, तभी वो कार्य अच्छा होगा। और घर में कार्य क्षेत्र की डिज़ाइन तैयार करने के समय ध्यान में रखे जाने वाले सिद्धांत निम्न है। अब देखो, घर के अंदर किसी भी कार्य क्षेत्र का जब हम डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए हमें निम्न चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं कौन कौन सी है। और बच्चों, आपके प्रश्न भी आता है कि स्थान नियोजन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो स्थान नियोजन करते समय हमें निम्न सिद्धांतों का ध्यान रखना है। सबसे पहले उसके स्वरूप का ध्यान रखना है, दूसरा उसके प्रभाव का ध्यान रखना है, तीसरा उसकी एकांतता का भी ध्यान रखना है जब हम कोई भी प्लेस डिज़ाइन करें, कोई भी स्पेस डिज़ाइन करना चाहें तो। सबसे पहले स्वरूप क्या होता है। देखो बच्चों, स्वरूप जो है भवन का बाहरी दीवारें जो होती है, दीवारों में जो दरवाजे लगे हैं, जो खिड़कियां लगी है ना, वही स्वरूप को दर्शाती है। मकान के अंदर उसका स्वरूप बाहर से सुंदर दिखता है, कैसे, उसका गेट, उसकी खिड़कियां, उनसे ही उसका बाहर का स्वरूप जो है दिखाई देता है हमें। तो जिनसे उनमें रहने वाले प्रत्येक दिन, जैसे कि उसके अंदर खिड़कियाँ और दरवाजे इस तरीके से हमें लगाने चाहिए। जब हम मकान बनाते हैं तो उसके अंदर खिड़की दरवाजे इस तरीके से हमको लगाने हैं, इस प्रकार से लगाने हैं। वहाँ पर हमें खिड़की और दरवाजे देने जहाँ से सूर्य का प्रकाश पूरा अंदर की तरफ आता हो, है ना, जहाँ से हवा अच्छे से आती हो, जहाँ से सभी बाहर के दृश्यों को अच्छे से देखा जा सके। समझ में आया? उसका आनंद लिया जा सके। ऐसे हमारे भवन का स्वरूप होना चाहिए। जब हम भवन बनाने जा रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है। समझ में आया? अब चलते हैं आगे। प्रभाव। देखो, प्रभाव का सही अर्थ ये है कि घर को बाहर से देखने वाले व्यक्ति पर प्रभाव पड़ सकता है। भाई, बाहर से देखने पर आपका घर सुंदर लगे, आकर्षक लगे, तो उसका आगे से जो है उसके अंदर किस तरीके से आप जो है छज्जे दे रहे हैं, किस प्रकार की विंडोज़ ले रहे हैं, किस प्रकार का गेट बना रहे हैं, है ना, क्या बाहर आप जो है उसके लाइटिंग वगैरह कर रहे हैं, या आप जो है बाहर गार्डन बना रहे हैं, है ना, तो उसकी खिड़की दरवाजे किस तरीके के हैं, सही स्थिति में है या नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो बाहर से देखने वाले को प्रभावित करती है। तो कहने का मतलब, बाहर से भी हमारा घर जब हम बनाते हैं तो ऐसा नहीं हो कि हमने उटपटांग सा योजना बना दी और हमें घर दिखने में बड़ा ही सुंदर नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है,
तो हमें घर की योजना इस प्रकार से बनानी है कि बाहर से देखने वाले को भी वो प्रभावित करे, सुंदर लगे, है ना, और अट्रैक्टिव लगे, जिससे कि हम अप्रिय दृश्यों को ढक सकें और मनोहर आकृति प्राप्त करने के लिए उद्यम शामिल है। यानी कहने का मतलब कि अंदर से देखने पर हम मनोहर दृश्यों को देख सकें। खिड़की दरवाजे इस तरीके से सेट करने चाहिए घर के अंदर, धूप अच्छी आए, हवा अच्छी आए, है ना, बाहर के दृश्यों को देखकर हम आनंद ले सकें, है ना, तो बाहर से दिखने में भी सुंदर हो, सुंदर कलर किया जाए, अट्रैक्टिव हो, बाहर लाइटिंग सुंदर हो, है ना, तो पिलर्स बनाए जाए, जाली बनाई जाए, गेट सुंदर लगाया जाए, इससे हमारे घर का आकर्षण बढ़ता है और सुंदर लगता है, तो बाहर वालों को भी प्रभावित करता है और अंदर से देखने पर भी हमें जो है, जब बाहर वालों को प्रभावित करेगा तो घर में रहने वालों को भी सुंदर लगेगा वो और अच्छा लगेगा, है ना। फिर आती है हमारी एकांतता। एकांतता का मतलब ये है कि स्थान नियोजन का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है एकांतता। एकांतता के दो पहलुओं पर विचार हमें करना चाहिए। सबसे पहले तो भीतरी एकांतता, दूसरा है बाहरी एकांतता। यानी कि जब हम स्थान नियोजन करते हैं, जब हम स्पेस नियोजन करते हैं या फिर हम जब स्पेस का मैनेजमेंट करते हैं, जब मकान बनाना शुरू करते हैं, तो उससे पहले हम ये भी देखते हैं कि एक कमरे से दूसरे कमरे की एकांतता को भीतरी एकांतता कहते हैं। यानी कि एक कमरे से दूसरे कमरे के अंदर फेंट नहीं पड़नी चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि एक कमरे से दूसरे कमरे के अंदर सब कुछ दिख रहा है, तो फिर उससे क्या होगा कि एक कमरे में बैठने वाला व्यक्ति व्यवस्थित तरीके से, है ना, अपने आप को कंफर्टेबल करके नहीं बैठ पाएगा, है ना। तो कहने का मतलब कि भीतरी एकांतता से मतलब है कि विभिन्न कमरों के बीच में जो है कि स्थिति इस प्रकार से होनी चाहिए जिससे कि भीतरी एकांतता बनी रहे। घरों में कमरों की स्थिति इस प्रकार से होनी चाहिए, दरवाजों की स्थिति इस प्रकार से होनी चाहिए, छोटे गलियारे होने चाहिए, लॉबी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सभी जब व्यवस्थित होगी, एक प्लानिंग के साथ होगी, प्लानिंग की स्थिति के साथ जब बनाई जाती है, तो इसके साथ साथ इसकी स्क्रीन है, इसके पर्दे हम लगा सकते हैं और भीतरी एकांतता हम बना सकते हैं, है ना। यदि एक रूम से दूसरे रूम के अंदर दिखाई दे रहा है तो हम पर्दे लगा सकते हैं, गेट लगा सकते हैं, सुंदर गलियारा बना सकते हैं उधर, है ना, लॉबी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है भीतरी एकांतता को सुनियोजित कर सकते हैं। बड़े परिवार वाले घरों में स्त्रियों की एकांतता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके लिए बैठने के लिए अलग क्षेत्र उपलब्ध कराया जाता है। तो इसीलिए महिलाओं के लिए विशेष रूप से जो है वो भीतरी एकांतता को ध्यान रखा जाता है। तो इसीलिए भीतरी एकांतता के लिए हम घर के अंदर पर्दे लगा सकते हैं, गेट लगा सकते हैं, बीच में गलियारा दे सकते हैं। इस तरीके से हम व्यवस्था करें मकान बनाते समय, ताकि एक कमरे से दूसरे कमरे वाले की एकांतता बनी रहे, डिस्टर्बेंस ना हो। अब चलते हैं बाहरी एकांतता। बाहरी एकांतता का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि घर सब खुला खुला बना दिया कि बाहर से आने जाने वालों को सब घर के अंदर क्या हो रहा है वो सब दिखाई दे रहा है ना। तो बाहरी एकांतता भी होनी चाहिए, है ना। यानी कि गेट आपका इस प्रकार से होना चाहिए, खिड़कियाँ इस प्रकार की आपकी होनी चाहिए कि बाहर की फेंट अंदर ना पड़े, यानी बाहर आने जाने वालों को घर के अंदर क्या हो रहा है इसकी भनक ना पड़े। तो हमें ये ध्यान रखना है ना। पड़ोसी के घरों और सार्वजनिक सड़कों तथा उपमार्गों से घर के सभी भागों की एकांतता होती है। तो इसके लिए सुविचारित नियोजन के द्वारा प्रवेश द्वार बनाए जाने चाहिए। व्यवस्थित तरीके से हमारा प्रवेश द्वार होना चाहिए, जिससे कि हमारे घर के अंदर जो है बाहरी एकांतता बनी रहे। या कोई शेड हम लगा सकते हैं या कोई पेड़ लगा सकते हैं घर के बाहर, है ना। घर के बाहर हम जो है लाइन से पेड़ लगा सकते हैं, जिससे कि बाहरी जो है वो एकांतता बनी रहे। शेड लगा सकते हैं यदि बाहरी फेंट पड़ रही है तो, है ना। तो हमें मकान बनाते समय, भवन निर्माण करते समय हमें किन सिद्धांतों का उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले उसके स्वरूप किस प्रकार का हो, खिड़की दरवाजे और किस प्रकार से बनाए जाए, है ना, और उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा, है ना। ये इसको किस प्रकार से प्रभावित करेगा कि हम उसके अंदर किस प्रकार से सभी चीज़ों को बना रहे हैं, खिड़कियाँ दरवाजे सही स्थिति में लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं। और एकांतता यानी भीतरी एकांतता और बाहरी एकांतता को भी ये प्रभावित करेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमें जो है अपना घर जो है वो डेवलप करना चाहिए, है ना, बनाना चाहिए। ये देखिए बाढ़ और झाड़ियों के द्वारा सुरक्षित घर, यानी कि यदि हमें लगता है कि बाहरी जो है एकांतता नहीं हो पा रही है या बाहर से सब कुछ दिख रहा है, रोड है इधर, तो क्या करेंगे हम चारों तरफ बाउंड्री बना सकते हैं। बाउंड्री बना करके अंदर बाड़ बना करके और पेड़ लगा सकते हैं लंबे लंबे, जिससे कि हमारी जो है वो बाहरी एकांतता बनी रह सकती है ना। तो इससे कहते हैं हम बाहरी एकांतता। इस तरीके से हम होम यानी कि स्पेस मैनेजमेंट हमें करना चाहिए। भवन निर्माण करते समय इन चीज़ों को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।
अब देखिए बच्चों, कमरे की स्थिति। कमरे की स्थिति का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि कमरे में एक दूसरे के साथ भीतरी संबंध है। सभी कमरों का एक दूसरे के साथ भीतरी संबंध होता है। तो जैसे किसी भवन में जो है भोजन क्षेत्र जो होता है, डाइनिंग स्पेस जो होता है वो किचन के पास ही होता है, रोना भी चाहिए, है ना। और शौचालय रसोई से हमेशा दूर होना चाहिए। हमें जब मकान बनाते हैं तो मकान बनाते समय जब हम किचन कहाँ बनानी है, वॉशरूम किधर बनाना है, डाइनिंग स्पेस किधर बनाना है, ये हमें ध्यान होना चाहिए, है ना। योजना ठीक ढंग से बनानी है कि डाइनिंग स्पेस के पास ही किचन हो, ताकि हमें फटाफट से वहीं से खाना हमें जो है सर्व करने में दिक्कत ना आए, है ना। और किचन के पास शौचालय नहीं होना चाहिए, उससे दूर होना चाहिए। कमरे की स्थिति इस प्रकार से होनी चाहिए, है ना। ये देखिए बच्चों, ये हमारी गृह योजना इस प्रकार से होनी चाहिए। ये हमारा बेडरूम है, बेडरूम के पास ही ये हमारा वॉशरूम, और ये हमारा किचन है देखिए इधर, और ये हमारा टॉयलेट है ना। इस तरीके से हमें जो है अपने घर की योजना बनानी चाहिए। और यहाँ हम डाइनिंग स्पेस बना सकते हैं किचन के पास में, ताकि हम अच्छे से खाना सर्व कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से हमें योजना बनानी चाहिए ताकि हमें किसी भी कार्य को करने में दिक्कत ना आए, है ना। खुलापन, यानी कि जब हम मकान बनाते हैं तो कमरे की स्थिति तो हमने देखी थी कि डाइनिंग स्पेस के पास में किचन होनी चाहिए, वॉशरूम दूर होना चाहिए, शौचालय दूर होना चाहिए किचन से। दूसरा है हमारा खुलापन। खुलेपन में क्या होता है कि यहाँ पर रहने वालों को कमरे के खुलेपन का आभास देता है। अभी हमने देखा जो मकान बना होता है उसके अंदर खुलापन लग रहा था आपको, तो उपलब्ध स्थान का उपयोग पूरी तरह से करना चाहिए। जैसे कि आप दीवारों में बनाई गई अलमारियाँ, यदि हमें खुलापन रखना है घर के अंदर तो हम क्या करेंगे, दीवार के अंदर ही अलमारियाँ बना देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे कमरे का अलमारी वगैरह अलग से बनाने के लिए या अलग से जो अलमारियाँ रखने से क्या होगा वो प्लेस घेरेगा, और जिससे हमारा कमरा छोटा लगेगा। तो यदि हम चाहते हैं कि कमरे में खुलापन हो, कमरा बड़ा लगे, तो हम अलमारियाँ जो है, वार्डरोब्स जो है वो दीवारों के अंदर ही बना दें, शेल्फ वगैरह, है ना। और भंडारण क्षेत्र भी हम दीवारों के अंदर बना सकते हैं, जिससे कि हमारा कमरा, किचन सब बड़े लगेंगे। और कमरे का फर्श जो है विभिन्न गतिविधियों के लिए खाली रहेगा। इसके साथ साथ कमरे का आकार जो है, आकृति, फर्नीचर की व्यवस्था, प्रयुक्त रंग और योजना का भी जो है खुलेपन पर प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब कि कमरे का आकार कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, उसके अंदर फर्नीचर की व्यवस्था कैसी है। जहाँ तक हो सके हमें जो है दीवार के अंदर ही फर्नीचर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि अलग से वो स्थान ना घेरे और हमारा कमरा खुला और बड़ा लगे, है ना। और कमरे के अंदर लाइट कलर हम करें ताकि हमारे कमरे बड़े लगे, खुले लगे, है ना। सही अनुपात वाला आयताकार कमरा जो होता है उसी आयाम के वर्गाकार कमरे की अपेक्षा अधिक खुला दिखता है। यदि सही अनुपात में आयताकार कमरा हमने बनाया है तो उसी आयाम के वर्गाकार कमरे की अपेक्षा वो खुला दिखेगा। और गहरे रंग वाले कमरे जो होते हैं वो छोटे दिखते हैं, और लाइट कलर वाले कमरे जो होते हैं वो हमेशा बड़े और खुले दिखाई देते हैं। तो हमेशा हमें कलर करते समय ध्यान देना है कि यदि हम लाइट कलर करेंगे तो उससे हमारे कमरे खुले और बड़े दिखाई देंगे। तो ये भी हमें खुलेपन का एहसास कराता है। तो मकान बनाते समय हमें ये भी इन सभी योजनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। फिर आता है फर्नीचर की आवश्यकताएं। देखो, कमरों की योजना बनाते समय वहाँ पर रखे जाने वाले फर्नीचर पर भी यथोचित विचार किया जाना चाहिए कि हम बेडरूम बना रहे हैं तो इसमें क्या क्या फर्नीचर होगा, ड्राइंग रूम बना रहे हैं इसमें क्या क्या फर्नीचर होगा, है ना। तो सभी फर्नीचर को पर विचार करके फिर उस कमरे की योजना बनानी चाहिए। तो भवन में हर कमरे का उद्देश्य अच्छी तरह से पूरा होना चाहिए। जब हम भवन बनाएं तो पहले हमें ध्यान रहे ड्राइंग रूम में हमारी ये सारा फर्नीचर आएगा तो ये इतना स्पेस घेरेगा, तो हमारा कमरा कैसा लगेगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसको लें। बेडरूम के अंदर हमारा क्या क्या फर्नीचर आएगा, उसके बाद हमारा कमरा कैसा लगेगा, है ना। सारी योजनाओं को ध्यान में रख करके और सारी बातों को ध्यान में रख करके फिर हम भवन निर्माण करने के लिए योजना बनाएंगे। ध्यान रहे कि केवल अपेक्षित फर्नीचर ही रखा जाए। मतलब ऐसे ही नहीं कि जो पसंद आ गया ले आए और भर दिया घर के अंदर, है ना। जो आवश्यकता अनुसार ही हमें फर्नीचर को जो है कमरों के अंदर रखना चाहिए, जिसकी हमें आवश्यकता है, नीड है ना। और ताकि हमारा कमरा ज़्यादा भरे नहीं, छोटा ना लगे, व्यवस्थित लगे, हम आराम से बैठ उठ सके उसके अंदर। फर्नीचर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि चलने फिरने वाले को खुली जगह का उपलब्ध हो सके। यानी कि ऐसा ना हो कि फर्नीचर को आपने आड़ा टेढ़ा किधर भी लगा दिया है, उसको भी एक व्यवस्थित प्लेस पर हम व्यवस्थित तरीके से लगाएं ताकि आने जाने वालों को दिक्कत ना हो, वो बीच में नड़े नहीं, है ना। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब भी हम मकान बनाते हैं। भवन निर्माण करने से पहले हमें इन सभी बातों पर
विचार करना चाहिए और फिर उसके बाद हमें भवन निर्माण कार्य शुरू करना चाहिए। देखिए बच्चों, ये बिना फर्नीचर का कमरा है। अभी इसमें कोई फर्नीचर नहीं है, सिर्फ रूम बना हुआ है। अब इसी रूम के अंदर हम फर्नीचर को सेट करेंगे, है ना। अभी भी ये खुला ही लग रहा है, लेकिन फर्नीचर लगाने के बाद भी ये खुला लगना चाहिए। तो कब लगेगा? जब हम पहले से इसको प्लान करके ही बनाया है हमने, है ना, कि फर्नीचर रखने के बाद ये किस तरीके का लगेगा। जैसे यहाँ पर हम बेड रख दें, है ना, यहाँ पर जो है हम कर्टेन्स लगा देंगे, इधर हम अपना टीवी सेट कर देंगे, बेड के सामने टीवी सेट कर देंगे, यहाँ पर 2 हम जो है मुड्डी लगा देंगे, तो ये फिर भी खुला लगेगा यदि हम ये सामान रखते हैं तो भी, है ना। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि इसमें सामान रखने के बाद ये कैसा खुला लगता है। ये देखिए, अभी जो हमने ऊपर वाला कमरा देखा था बिना फर्नीचर का था, अब देखो इसके अंदर हमने सारा फर्नीचर रख दिया है। हमने डबल बेड लगाया है, इसके पास एक टेबल है, लैंप लगा हुआ है, हमने देखो वॉल्स के ऊपर वॉल हैंगिंग्स लगाए हैं, पेंटिंग्स लगाई है ना। फिर देखिए यहाँ पर हमने कर्टेन्स लगा दिए हैं विंडो में, इधर यहाँ पर 2 मुड्डियाँ रखी है और सामने टीवी लगाया है शोकेस लगा करके, है ना। तो अब देखिए कि ये कितना सुंदर और व्यवस्थित लग रहा है और खुलापन भी खुलेपन का एहसास हो रहा है इसमें। तो यदि हम फर्नीचर को भी व्यवस्थित तरीके से सेट करके रखेंगे तो वो नड़ेगा भी नहीं आने जाने वाले को, और आराम से खुलापन कमरे में लगेगा और व्यवस्थित तरीके से सुंदर भी लगेगा, हमें उठने बैठने में कंफर्टेबल लगेगा, साफ सफाई करने में भी कंफर्टेबल लगेगा। तो हमें भवन बनाने से पहले सारी बातों को ध्यान में रख करके और फिर हमें भवन निर्माण की योजना बना करके फिर उसके निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए, है ना। अब अगला पॉइंट है बच्चों स्वच्छता। देखो, स्वच्छता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मकान में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यानी कि मकान में जब हम योजना बनाते हैं तो भरपूर रोशनी आनी चाहिए, हवा आनी चाहिए, उसकी साफ सफाई की व्यवस्था हमें करनी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, तभी जा कर के हमारा भवन सुंदर लगेगा। अब रोशनी, सबसे पहले देखते हैं रोशनी कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए। सबसे पहले रोशनी, दूसरा वायु संचार, तीसरा सफाई और स्वच्छता सुविधाएं। तो सबसे पहले रोशनी देखें तो रोशनी का दोहरा महत्व होता है कि एक तो ये हमें प्रकाश देता है, दूसरा हमें स्वस्थ भी देता है, ये स्वास्थ्य देता है और इससे स्वच्छ वातावरण बना रहता है। सुबह सुबह की धूप यदि हम सर्दी के अंदर लेते हैं तो विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर डेवलप होता है और रोशनी हमारे घर में आती है ना। और किसी भी भवन में रोशनी जो होती है प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोतों से उपलब्ध कराई जा सकती है। जैसे खिड़कियाँ दरवाजे हम इस तरीके से ही बनाए कि रोशनी हमारे घर के अंदर आए सूर्य की, और जिससे कि हमें लाइट वगैरह कम जलानी पड़े, उसका उपयोग कम करना पड़े दिन में, है ना। और बाकी हम रात्रि के अंदर तो बल्ब है, ट्यूबलाइट्स है, इनका उपयोग रोशनी के लिए करते ही है ना। तो इस तरीके से हमें मकान बनाते समय इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रोशनी जो है हमारे घर के अंदर पूर्ण रूप से आनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश हमारे घर में आना चाहिए। इसके साथ साथ वायु संचार। देखो, इसमें हमें भवन बनाना, ऐसा भवन बनाना है जिसके अंदर खिड़कियां दरवाजे इस तरीके से लगाने हैं, रोशनदान इस प्रकार से बनाने हैं कि वायु का संचार अच्छे से हो, वायु का आवागमन अधिक से अधिक हो सके, है ना। खिड़कियां यदि एक दूसरे के सामने हो तो हवा का आवागमन बहुत अच्छा होता है, जिससे कि भवन में जो है स्वच्छ वायु की कमी नहीं होगी और जिससे हम स्वस्थ रहेंगे, है ना। और यदि भवन के अंदर स्वच्छ वायु की कमी है तो इससे हमें सिर दर्द ज़्यादा होगा, अनिद्रा होगी और हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा, किसी भी कार्य को हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो भवन निर्माण से पहले हमें इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, है ना, कि वायु का संचार हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस प्लेस पे खिड़कियाँ दरवाजे कहाँ लगाएं कि वायु का आवागमन अच्छे से हो और जिससे कि हम इसमें रहने वाले सभी व्यक्ति स्वस्थ रह सकें, है ना। इसके साथ इसके अलावा यदि मकान ऐसी जगह बन जाता है तो फिर ऐसी जगह भी बने होते हैं जहाँ पर जो है वायु नहीं आती है। सिटीज़ में तो बहुत पास पास मकान बने होते हैं तो हवा को कोई नाम ही नहीं होता, तो वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगाए जाते हैं टॉयलेट्स में, किचन में, है ना, ताकि वो गंदी हवा को बाहर निकालते हैं, है ना। तो एग्जॉस्ट फैन का उपयोग भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सफाई और स्वच्छता। देखिए बच्चों, सफाई और स्वच्छता सुविधाएं यानी कि भवन की सामान्य सफाई और रखरखाव उसमें रहने वाले व्यक्तियों का ही दायित्व है, जो उसमें रहेंगे वो उसकी साफ सफाई करेंगे। और फिर भी योजना में सफाई की सुविधा और धूल को रोकने के लिए प्रावधान जरूरी है। भवन में स्नानघर और शौचालय का प्रावधान भी स्वच्छता सुविधाओं में शामिल होता है। और ग्रामीण घरों के अंदर शौचालय और स्नानघर जो होते हैं वो बाहर की तरफ बनाए जाते हैं, मालूम है आपको, पिछवाड़े में बनाते हैं, या तो आगे बनाते हैं या फिर पीछे बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा है कि टॉयलेट वॉशरूम जो होंगे आगे होंगे या फिर पीछे होंगे, ताकि अंदर घर में साफ सफाई रहती है। और आजकल तो देखा है हमने
कि हर रूम के अंदर अटैच टॉयलेट बाथरूम होते हैं, है ना। तो प्राय हमें जब भी मकान बना रहे हैं तो उससे पहले हमें ध्यान रखना है कि टॉयलेट और आपका स्नान घर जो है कहाँ पर हो और उसकी साफ़ सफाई किस प्रकार से होगी, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें जो है उसे अटैच बनाना है या पिछवाड़े में बनाना है या आगे बनाना है, कहाँ बनाना है, उसका ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है वायु का परिसंचरण। देखो बच्चों, कमरा दर कमरा भी वायु परिसंचरण संभव होना चाहिए, यानी प्रत्येक कमरे के अंदर वायु जानी चाहिए। और यदि वायु का परिसंचरण अच्छा होगा तो इससे क्या होगा, घर का वातावरण स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा और घर के अंदर रहने वाले लोग भी स्वस्थ रहेंगे। तो घर के प्रत्येक कमरे का स्वतंत्र प्रवेश द्वार होना चाहिए और उसमें सदस्यों की एकांतता भी बनी रहती है। जब प्रत्येक कमरे का एक प्रवेश द्वार होगा तो खुला रहेगा तो वायु का आवागमन चलता रहेगा और जिससे कि उस घर के अंदर वायु का संचार भी होगा और स्वच्छ वायु आती रहेगी, गंदी वायु बाहर निकलती रहेगी और सभी लोग भी स्वस्थ रहेंगे और घर का वातावरण भी स्वच्छ रहेगा। तो वायु का परिसंचरण भी होना चाहिए। ये देखिए बच्चों, ये देखिए, ये हमारा विद्यालय भवन है। विद्यालय भवन का डिज़ाइन भी बनाने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए किस प्रकार का हमारा विद्यालय भवन होगा। उसके अंदर जो है प्रिंसिपल मैम का कक्ष कहाँ होगा, लाइब्रेरी कहाँ होगी, कंप्यूटर लैब कहाँ होगा, है ना, बायो लैब कहाँ होगा, फिजिक्स लैब कहाँ होगा, केमिस्ट्री लैब कहाँ होगा, होम साइंस लैब कहाँ होगा, है ना, ड्राइंग लैब कहाँ होगा, है ना, कहाँ वो व्यवस्थित रहेगा। इन सभी चीज़ों को प्लान करके क्लासरूम्स कहाँ होंगे, बच्चों के लिए वॉशरूम्स कहाँ होंगे, स्टाफ के लिए वॉशरूम्स किधर होंगे, है ना, पेरेंट्स के लिए बैठने का गलियारा कहाँ होगा, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमें विद्यालय की जो है वो योजना बनानी चाहिए विद्यालय बनाने से पहले। तो कहने का मतलब ये है कि हमको इसमें हमने स्पेस मैनेजमेंट सीखा ना, है ना, कितना अच्छा लगा कि हमें इस तरीके से जो है डिज़ाइन करना आ गया। अब तो हम भी यदि हमें मकान बनाना है तो हम भी प्लान कर सकते ना। तो अच्छा लगा हमें, आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, कुछ व्यवहारिक बातें, जैसे कि स्थानों की योजना बनाते समय कुछ व्यवहारिक बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न आता है कि स्थान योजना बनाते समय कौन कौन सी बातों को व्यवहारिक रूप से कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि संरचना की मजबूती, जो भी मकान बनाने जा रहे हैं वो मजबूत होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, परिवार के लिए सुविधाजनक होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए, है ना, सरलता, सौंदर्य और भविष्य में विस्तार का प्रावधान उसमें होना चाहिए। और किफ़ायत के लिए कमज़ोर संरचना हमें नहीं बनानी है ना, हमको मजबूत और स्थिरता वाला मकान बनाना है, सुंदर बनाना है, आरामदायक बनाना है ना, और हमारे बजट के अकॉर्डिंग ध्यान रखते हुए बनाना है, योजनाबद्ध तरीके से बनाना है। फिर उसकी रमणीयता को भी ध्यान रखेंगे। योजना के सामान्य विन्यास के द्वारा रमणीयता पैदा की जाती है, यानी कि मितव्ययता पर समझौता किए बिना स्थान योजना सुरुचिपूर्ण होनी चाहिए। यानी कि जो भी हम स्थान योजना बना रहे हैं वो हमारी रुचि के अनुसार होनी चाहिए और यदि रुचि के अनुसार होगी तो वो जो है एक खुशी का अनुभव देगी हमें, है ना। और तो उपयुक्त सिद्धांतों पर विचार किए जाए तो ये वे स्थान के नियोजन और प्रबंधन में सहायता करते हैं। तो आगे चलते हैं। इस अध्याय में हमने दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में पढ़ा, एक तो समय और दूसरा स्थान, है ना, और उनका प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, किस तरीके से विवेकपूर्ण ढंग से कुशल तरीके से हम इनका उपयोग करें। बहुत ही अच्छा लेसन था और बहुत कुछ सिखाया इस लेसन ने हमें, और बच्चों आपने भी सीखा और सीखने का प्रयास करें और अपने जीवन में इसे अपनाएं ताकि आप आगे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें सरलता से, है ना। और किसी भी टाइम और प्लेस मैनेजमेंट की जब बात हो तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और आप अपना कार्य समय पर करें और व्यवस्थित तरीके से करना सीखें, है ना। तो चलते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा लेसन था, इंटरेस्टिंग भी था, बहुत कुछ सिखाया है इस लेसन ने हमें। तो धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। आज हमारा लेसन यही कंप्लीट हो रहा है। धन्यवाद।